No, that's not true actually. No? No. That is a misconception. Okay. I didn't know about Mr. Sonam at that time when we were doing the film 3 Idiots. I know that I saw a video of Chatur. Yeah. Just recently. वाह क्या एक्टिंग है आमिर खान की. The tea has always been that he is super difficult to work with. I feel like Amir has ADHD. Looks like Mamu is least interested in movies. In this video we are going to talk about Amir Khan's double standard और साथ ही आमिर अपने बेटे जुनैद खान को उतना सपोर्ट क्यों करते हैं. रिसेंटली आमिर खान का एक इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है. अगर आपने 3 Idiots देखी है तो आपको रैंचो याद ही होगा, यानी फुनसुक वांगडू, वो कैरेक्टर जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज करता है. और सालों से एक बात सबको पता है कि रैंचो का कैरेक्टर रियल लाइफ लद्दाखी इनोवेटर और एजुकेशनल सोनम वांगचुक से इंस्पायर्ड था. लेकिन अब आमिर ने खुद इस बात को कम्प्लीटली डिनाई कर दिया है. रिसेंटली एक Q&A सेशन में आमिर से जब सोनम सर और 3 Idiot के कनेक्शन को लेकर सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा कि ये एक मिसकंसेप्शन है. आमिर का कहना है जब 3 Idiot बन रही थी तब उन्हें सोनम वांगचुक के बारे में पता ही नहीं था. ना वो, ना डायरेक्टर राजकुमार हिरानी और ना ही उनके को राइटर, किसी को भी उस वक्त सोनम वांगचुक या उनके काम के बारे में नॉलेज नहीं थी. मतलब आमिर के वर्जन के अकॉर्डिंग फुनसुक वांगडू का कैरेक्टर सोनम वांगचुक से इंस्पायर्ड था ही नहीं. और आमिर ने अपने 3 Idiot को स्टार ओमी वैद्या यानी चतुर को भी मेंशन किया. ओमी वैद्या ने रिसेंटली एक वायरल वीडियो शेयर किया था जिसमें वो सोनम सर के ऑन गोइंग प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे. वीडियो में उन्होंने वांगचुक को रियल फुनसुक वांगडू रेफर किया, बट सोनम सर के साइड की स्टोरी आमिर के वर्जन से कम्प्लीटली डिफरेंट है. सोनम सर पहले खुद बता चुके हैं कि 3 Idiot बनने से पहले उनकी आमिर खान से मीटिंग हुई थी और सिर्फ कैजुअल मीटिंग नहीं, उनके अकॉर्डिंग उनकी एजुकेशनल और आर्किटेक्चरल वर्क को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की बात भी हुई थी. 3 Idiot की शूटिंग ऑफिशियली अगस्त 2008 में स्टार्ट हुई थी, यानी शूटिंग से कुछ मंथ पहले ही फिल्म से एसोसिएटेड एक क्रू लद्दाख में सोनम सर के स्कूल तक पहुंचा था. क्रू स्कूल में शूटिंग करना चाहता था लेकिन परमिशन नहीं मिली. बाद में फिल्म की शूटिंग लद्दाख के एक नियर बाय स्कूल में हुई. और यहीं पर सवाल उठता है, अगर आमिर के अकॉर्डिंग उन्हें सोनम सर के बारे में पता ही नहीं था तो फिर फिल्म से एसोसिएटेड क्रू स्कूल तक कैसे पहुंचा. इसी टाइमलाइन की वजह से लोग आमिर के रिसेंट स्टेटमेंट को लेकर क्वेश्चन रेज कर रहे हैं. और बाद में 3 Idiot दिसंबर 2009 में रिलीज हुई थी. फिल्म रिलीज होने के बाद सोनम सर को बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेज मिले क्योंकि लोग रैंचो और उनके रियल लाइफ वर्क के बीच सिमिलैरिटीज देख रहे थे. उस वक्त 3 Idiot खुद स्टोरी क्रेडिट कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व थी, इसीलिए सोनम सर ने रिपोर्टेडली उस वक्त साइलेंस मेंटेन किया. लेकिन ईयर्स लेटर उन्होंने फिल्म मेकर को एक लेटर भी लिखा था, उन्हें उस लेटर का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला. और अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, अगर ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन था तो फिर इस मिसकंसेप्शन को क्लैरिफाई करने में ऑलमोस्ट 17 इयर्स क्यों लग गए. बिकॉज फॉर इयर्स पब्लिक परसेप्शन में रैंचो इज इक्वल्स टू सोनम वांगचुक वाली कंपैरिजन ऑलमोस्ट एक्सेप्टेड थी. फिल्म के कैरेक्टर की आइडियोलॉजी, एजुकेशन को लेकर उनका अप्रोच, इनोवेशन पर फोकस और लद्दाख कनेक्शन, इन सब चीजों की वजह से ऑडियंस नेचुरली रैंचो को सोनम सर से कनेक्ट करती रही. अगर आमिर और फिल्म मेकर को स्टार्टिंग से ही पता था कि ये कनेक्शन कम्प्लीटली फॉल्स है तो इतने सालों तक इस परसेप्शन को ओपनली करेक्ट क्यों नहीं किया गया. और ये फिल्म मेकर और आमिर के साइड से क्लियरली डबल स्टैंडर्ड है, क्योंकि एक साइड पर आमिर अब क्लियरली कह रहे हैं कि सोनम सर का रैंचो से कोई कनेक्शन नहीं है, वाइल दूसरी साइड पर सोनम सर की पुरानी रिकलेक्शन एक कम्प्लीटली डिफरेंट टाइमलाइन प्रेजेंट करती है. बेटे जुनैद खान, दरअसल जुनैद खान की हाइट इतनी ज्यादा है कि उनके पापा आमिर खान और मम्मी गोरी बस कंधे तक पहुंच पाते हैं. आमिर खान और गोरी जब जुनैद के पास खड़े होते हैं तो दोनों को देखने के लिए जुनैद को नीचे झांकना पड़ता है. आमिर की इमेज को भी देखोगे तो बॉलीवुड में एक प्रोग्रेसिव और सोशली कॉन्शियस एक्टर की इमेज में उन्हें देखा जाता है. बट क्या आमिर स्क्रीन के बाहर इक्वालिटी की बात करते हैं लेकिन बॉलीवुड के एग्जिस्टिंग जेंडर डबल स्टैंडर्ड को चैलेंज करने के वक्त खुद भी उस सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं. सबसे पहले बात करते हैं एज गैप कंट्रोवर्सी की. आमिर एक अपीयरेंस में काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल पर आए थे. वहाँ उनसे बॉलीवुड के एक लॉन्ग रनिंग पैटर्न के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन किया गया. व्हाई आर मेल एक्टर इन देयर लेट 50s आर स्टिल बीइंग कास्ट ऑपोजिट वुमेन हु आर बेयरली इन देयर 20s. बिकॉज बॉलीवुड में ये पैटर्न कोई नया नहीं है. मेल एक्टर्स की एज बढ़ने के बाद भी उन्हें लीड्स मिलते रहते हैं, वाइल फीमेल एक्टर के लिए एज को लेकर इंडस्ट्री का एटीट्यूड काफी डिफरेंट रहा है. विमेन एक्टर्स को रिलेटिवली यंग एज में ही लीड से ओल्डर वुमेन, मदर या सपोर्टिंग रोल की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है. तो जब आमिर से इसी स्ट्रक्चरल एज गैप को लेकर सवाल हुआ, क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग उनका आंसर इशू को डायरेक्टली एड्रेस करने के बजाय डिमांड ऑफ द स्टोरी पर चला गया. अब टेक्निकली देखा जाए तो ये आर्ग्यूमेंट अंडरस्टैंडेबल लग सकता है, बट अगर स्टोरी की डिमांड ही फाइनल क्राइटेरिया है तो फिर ये डिमांड बार बार ओल्डर मेल एक्टर के फेवर में क्यों जाती है और फीमेल एक्टर्स के लिए वही लॉजिक क्यों अप्लाई नहीं होता. स्टोरी की डिमांड का एक्सप्लेनेशन कहीं न कहीं एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री पैटर्न को जस्टिफाई करने का एक्सक्यूज बन सकता है. जब 2022 में आमिर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज हुई थी, फिल्म में मोना सिंह ने लाल सिंह चड्ढा की मदर का रोल प्ले किया था. अब इंटरेस्टिंग पार्ट देखो, मोना आमिर से अराउंड 17 ईयर
ईयर्स यंग है, लेकिन फिल्म में उन्हें उनकी मदर के रोल में कास्ट किया गया। एट द सेम टाइम आमिर जो फिल्म के टाइम 57 ईयर्स ओल्ड थे, उन्होंने एक्सटेंसिव डिजिटल डी एजिंग और VFX का यूज कर अपने कैरेक्टर के यंगर वर्जन को प्ले किया। आमिर के कैरेक्टर को यंगर दिखाने के लिए डी एजिंग टेक्नोलॉजी यूज की जा सकती है, तो फिर फीमेल एक्टर के केस में एज को इतना डिफरेंटली ट्रीट क्यों किया गया? पास्ट में भी 2015 के AIB नॉकआउट कंट्रोवर्सी में आमिर ने रोस्ट की ह्यूमर को वायलेंट और इंजीरियस बताते हुए आर्टिस्टिक फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी, लेकिन उनके पास्ट एक्शंस को देखोगे तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। 2011 में आमिर ने एक फिल्म प्रोड्यूस और प्रमोट की थी जिसमें प्रोवोकेटिव कंटेंट था। फिल्म को सेंसरशिप क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था, लेकिन आमिर ने उस वक्त क्रिएटिव फ्रीडम को स्ट्रांगली डिफेंड किया था। इसी वजह से पूजा भट्ट ने भी क्वेश्चन रेज किया था, अगर प्रोवोकेटिव कंटेंट आर्टिस्टिक फ्रीडम हो सकता है जब आमिर की फिल्म हो, तो फिर वही फ्रीडम दूसरे कॉमेडियंस के लिए क्यों नहीं? नाउ कम टू हिज सन जुनैद खान। बॉलीवुड में जनरली जब किसी सुपरस्टार का चाइल्ड इंडस्ट्री में एंटर करता है तो उसके लॉन्च के अराउंड एक ह्यूज हाइप क्रिएट हो जाती है। बिग प्रोडक्शन हाउस, मैसिव प्रमोशन, हेवी PR, स्टार स्टडेड अपीयरेंस, इंडस्ट्री कनेक्शन और सबसे इम्पोर्टेंट पेरेंट का फुल बैकिंग। लेकिन जुनैद के केस में आमिर की साइड से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा इंस्टा पे लोग उनका नाम बिगाड़ते हैं और वहाँ पे अलग ही चलता रहता है। इवन आमिर ने जो शादी की है उसके ऊपर भी उन्हें ट्रोल किया जाता है और ऐसे वीडियोस के थ्रू कई लोगों को पता चला था कि आमिर का एक बेटा भी है और ये पर्टिकुलर इंसान जुनैद खान का नाम भी अच्छे से नहीं बोल पाता है। अगर जुनैद को बॉलीवुड में लॉन्ग टर्म करियर बनाना है तो उन्हें अपनी एक्टिंग के दम पर सर्वाइव करना होगा, बट स्टार किड होने के बावजूद उन्हें सिर्फ 2 मूवीज ही मिली है। जुनैद खान का ऑफिशियल एक्टिंग डेब्यू 2024 में महाराज से हुआ था। फिल्म को सिद्धार्थ P मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया। महाराज को YRF और नेटफ्लिक्स के कोलैबोरेशन में रिलीज किया गया और फिल्म 21 जून 2024 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो, जुनैद के फादर खुद बॉलीवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार हैं। आमिर चाहे तो अपने प्रोडक्शन बैनर आमिर खान प्रोडक्शन के थ्रू जुनैद को एक मैसिव कमर्शियल लॉन्च दे सकते थे, लेकिन अगर वो ऐसा करते तो उन्हें भी काफी हेट मिलता, दूसरे स्टार किड्स के पेरेंट की तरह। महाराज के अराउंड एक प्रेस इंटरेक्शन में आमिर ने जुनैद के परफॉर्मेंस को कच्चा यानी रॉ और अनपॉलिश डिस्क्राइब किया। आमिर के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जुनैद खुद भी अपने फादर के सुपरस्टार स्टेटस को यूज करना पर्टिकुलरली पसंद नहीं करते। इवन जुनैद पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना प्रेफर करते हैं और अननेसेसरी हाइप या बॉडीगार्ड के साथ ट्रेवल करने में इंटरेस्टेड नहीं है और एक्टिंग अपॉर्चुनिटी के केस में भी वो अपने क्रेडेंशियल पर डिपेंड करना चाहते हैं। बेसिकली अगर कास्टिंग डायरेक्टर को जुनैद का काम पसंद आए तो वो उनके एक्टिंग वर्क की वजह से आया और ऑनेस्टली यही चीज जुनैद के करियर को बाकी स्टार किड से थोड़ा डिफरेंट बनाती है। बिकॉज नेपोटिज्म डिबेट में सबसे कॉमन क्रिटिसिज्म यही होता है कि स्टार किड को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लेकिन ऑडियंस को उनका एक्चुअल टैलेंट जज करने का चांस बाद में मिलता है। जुनैद के केस में आमिर सपोजिटली ऑपोजिट अप्रोच फॉलो करना चाहते थे, बट वो भी फेल हो गया। जुनैद को चाइल्डहुड में डिसलेक्सिया डायग्नोज हुआ था। आमिर ने पब्लिकली डिस्कस किया है कि जुनैद के लर्निंग स्ट्रगल ने उन्हें पर्सनली बहुत डीपली अफेक्ट किया था। जुनैद के अकॉर्डिंग डायग्नोसिस के बाद उनके पेरेंट ने उन्हें डीपली सपोर्ट किया और उसके बारे में एक इंटरव्यू भी है। बट अब ऑलरेडी जुनैद की एज 33 हो गई है और ऊपर से आमिर खान ने इस बार जुनैद की एक्टिंग देख के सिनेमा हॉल में रो दिया था, जिसे देख के लोगों को लगा था कि जुनैद ने अच्छा एक्टिंग किया है शायद। बट जब लोगों ने मूवी को चेकआउट किया तो उस पर अच्छी एक्टिंग नहीं थी, इसीलिए लोगों ने आमिर के इस ओवर एक्टिंग जहाँ वो रो रहे थे उसे देख के ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। और अब जुनैद के लिए एक्चुअल चैलेंज यही है कि वो खुद को बॉलीवुड में कैसे एस्टेब्लिश करें, क्योंकि लगता नहीं है कि आमिर के साइड से उन्हें वो सपोर्ट मिलेगा। अगर मिलना होता तो पहले ही मिल जाता लॉन्च के टाइम पे ही, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।